अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं बेसिकली अभी एंड नियो की वीडियो है और इस वीडियो का टाइटल है Chandrayaan 3 launch explained. अच्छा, वाई इंडिया वांट्स टू गो टू द मून। अच्छा, क्यों नहीं यार, जाना चाहिए इंडिया को। ऑलरेडी इंडिया 2019 में ट्राई कर चुका था, चंद्रयान 2 था और उस टाइम पे मिस हो गया था, मतलब लैंडिंग इनकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई थी। तो काफ़ी कंट्रीज़ ने, क्या पाकिस्तान में भी मजाक मीम्स, बनाया था बहुत पाकिस्तान सारा ने बहुत मतलब पाकिस्तानी बहुत मीम्स। सारे लोगों ने मीम्स बनाए थे, मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं उस टाइम भी एक बात बोल रहा था कि देखो हम लोग ये चीज़ें नहीं कर पा रहे, मतलब अभी हम ऐसी सिचुएशन में नहीं, हमारे अपने मसाइल ही नहीं ख़त्म मिसाइल ही हो नहीं रहे, खत्म हो रहे। मतलब हमारी ज़मीन के मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे, हम चांद का सोच ही नहीं रहे। तो चलो एक हम तो सोच भी नहीं रहे, इंडिया जाने की ट्राई कर रहा है और वो भी थर्ड टाइम। तो हम लोगों को मजाक नहीं करना चाहिए था। तो अप्रिशिएट करना हाँ, चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। तो लेट्स को इसको एक्सप्लेन देखते हैं कि कैसे किया हुआ है इन्होंने। तो इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस चीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो लेट्स को स्टार्ट करते वीडियो को। भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है जिसकी कॉस्ट 615 करोड़ है और ये 650 इसरो का करोड़ आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ तब हमने उसके बारे में एक वीडियो बनाया। हाँ। उस वीडियो के कमेंट्स में लोगों ने ये सवाल पूछना स्टार्ट किया, इसरो पर पैसा खर्च करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों? देश में इतनी गरीबी है, पहले उसे सॉल्व करो ना। स्पेस में अच्छे जाने से सवाल है ये भारत को भी। क्या फर्क पड़ता है? चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। स्पेस मेरा बहुत फेवरेट फर्क सब्जेक्ट पड़ता है है, और मुझे भारत की स्पेस बहुत जर्नी आप पैसा तक आता पहुंचाना है। काफी अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये Yes. आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। चैप्टर 1, चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों? चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? यही बात। चलिए जानते हैं। अक्सर जब हम कोई स्पेस डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो लगता है कि चांद पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि चांद और पृथ्वी के बीच इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स बीच में फिट हो जाएंगे। द मून इज वेरी फार, जो हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस आती है। लेकिन Yes. बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि अमेरिका से पहले यूएसएसआर चांद पर पहुंचा था, लूना 2 के साथ, वो भी अपोलो 11 मिशन से 10 साल पहले। ऑफ कोर्स है। रशिया ने कभी भी इंसानों को मून पर नहीं भेजा है, लेकिन चांद पर पहुंचने वाले वो पहले थे। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग पहले किया से है, मतलब- अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट नहीं, लैंडिंग नहीं। का मतलब है सेफ Soft लैंडिंग, landing, हाँ, यानी safe लैंड landing। करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं। 2008 में चंद्रयान 1 के जरिए लेकिन इंडिया ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज की सैटेलाइट्स भेज रहा है, मतलब अपनी तो एक सैटेलाइट्स ऊपर भेजते हैं, इंडिया दूसरे कंट्रीज की भी सैटेलाइट्स तो ऊपर भेज रहा है। लेकिन चांद पे जाना एक बहुत डिफिकल्ट चीज हम है। चांद पर पहुंचे जरूर, लेकिन वो एक मून इम्पैक्ट प्रोब था जिसने हार्ड लैंडिंग की थी। हाँ। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन 2019 ऑब्जेक्टिव में। यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्ट करें। लैंडिंग। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था। इनफैक्ट अर्थ से मून तक की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट भी की, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। प्लान ये था कि विक्रम रोवर मून के सरफेस पर 14 दिनों के लिए स्टडी करेगा और इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगा, लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस फेल होने की वजह से मिशन अधूरा छूट गया। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है और ओह। भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। ये सारी इम्प्रूवमेंट्स हम चैप्टर 2 में जानेंगे। चंद्रयान 3 के बारे में एक स्पेशल बात है और वो है उसकी लैंडिंग लोकेशन। अर्थ और मून एक वन साइडेड रिलेशनशिप चंद्रयान है। 1 आपको पता ही होगा कि जब मून था अर्थ उसमें से क्या टाइडली मतलब लॉक सेफ लैंडिंग मीनिंग थी? ये है कि 2 मून में की सिर्फ एक Two ही में साइड नहीं। हमेशा अर्थ को 1 और दिखती 2 है ये और 3 है दूसरी ना? साइड नहीं। हाँ, 2 में जो लैंडिंग हुई थी ना, उसमें वो सही से लैंडिंग नहीं हुई थी, मतलब पहुंच गया था चांद के पास
यहाँ से चांद तक पहुंच गया था, लेकिन जब लैंड करने लगा था तो तब उसमें प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब उसने कहीं गिर गया या कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से वो गिर गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो वहीं पे ख़त्म हो गया। मून का Blast हो गया 41% होगा। हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 मिलियन टन पानी। एट द सेम टाइम यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी, सिल्वर जैसे एसेंशियल रिसोर्सेज हैं। ये लोकेशन आने वाले स्पेस मिशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टॉप बन सकता है। चैप्टर 2 Why this mission is different। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई? 5 पॉइंट्स है और सबको एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 इज पेलोड। 2019 के मिशन में हमारा पेलोड थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था, जहां 3 मेन कंपोनेंट्स थे, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर। 2023 के मिशन में हमारा पेलोड सिंप्लीफाई हो चुका है और यहाँ सिर्फ लैंडर और रोवर ही है। 2019 में हमारे ऑर्बिटर ने उसका मिशन कंप्लीट किया था, इसीलिए इस बार ऑर्बिटर को इंक्लूड करने की जरूरत अच्छा, नहीं उसको पड़ी। निकाल ही नंबर दिया। 2 पावरफुल लैंडर। चंद्रयान 3 के टीम ने चंद्रयान 2 की मिस्टेक से इम्पोर्टेंट लेसन सीखे हैं। हमारे लैंडर के लेग्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए हैं ताकि वो इम्पैक्ट को बेहतर तरीके से रेजिस्ट कर पाए और सरवाइव कर पाए। पहले हमारा इंजन उतना पावरफुल नहीं था, तो वो लैंड करने से पहले सही समय रहते अपना स्पीड कम नहीं कर पाया और उसे एग्जैक्टली जहां पर लैंड करना था उस स्पॉट से कुछ 750 मीटर्स दूर जाकर गिरा। दूर अब हमारे जाके। लैंडर की इंजन कैपेसिटी बढ़ाई गई है। एट द सेम टाइम उसमें हजार्ड डिटेक्शन सिस्टम भी ऐड हुआ है। नंबर 3 इंस्ट्रूमेंट्स। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर दूर से। मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स के स्टडीज में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 में शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होने वाला है, जिससे हमारी अर्थ का डेटा रीड करके हमारी सोलर सिस्टम के बाहर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स ढूंढने में यूज हो सकता है। नंबर 4 लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 3 लॉन्च इंपॉर्टेंट एक और रीजन की वजह से है और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark 2 ये लॉन्च इनकी व्हीकल नहीं से है ना? 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भी भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। नंबर 5 इज कॉस्ट। हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट अवेंजर्स एंड गेम से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का टोटल बजट कुछ 615 करोड़ तक होने वाला है। मतलब ये पहले हमारी वाले से बढ़ती हुई सस्ता है एफिशिएंसी का ये। प्रूफ है। चैप्टर 3 इसरो पैसों की बर्बादी है क्या? जब भारत ने मंगलयान लॉन्च किया था तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कार्टून पब्लिश करके हमारा मजाक उड़ाया था। ऐसे कार्टून्स चाइना के बारे में क्यों नहीं बनते? क्या चाइना में गरीबी नहीं है? ऐसे कार्टून्स UAE के बारे चाइना के बारे में कैसे बनाएंगे? चाइना की इस टाइम पे 3000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स ऊपर घूम रही हैं अला में, मतलब स्पेस में चाइना की इस टाइम 3000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। में क्यों नहीं बनते? क्या UAE पूरी perfect वर्ल्ड है? में सबसे भारत ज्यादा एक है। उभरता हुआ देश है। भारत एक डेमोक्रेसी है और फिर भी स्पेस जैसे सेक्टर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हाँ, शायद ये ये बात बात है। कुछ वेस्टर्न लोगों को हजम नहीं होती। फिर वो ऐसा उनको तो सवाल कुछ पूछते भी हैं नहीं कि हजम होता। इंडिया अफोर्ड स्पेस प्रोग्राम। चलिए एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि हम हर साल हमारे स्पेस प्रोग्राम पर कितना खर्च करते हैं। इसरो के बजट्स पर सवाल आने वाले हैं, ये सतीश धवन सर को पता था। इसीलिए जब वो इसरो के चीफ बने तब वो सैलरी के तौर पर सिर्फ 1 रुपया लिया करते थे और इसी एफिशिएंसी की लेगेसी इसरो आगे भी कैरी करता है। ये चार्ट देखिए। हम पिछले 20 सालों से कंसिस्टेंटली हमारे स्पेस प्रोग्राम का बजट बढ़ा रहे हैं। दैट्स अ फैक्ट। लेकिन ये हमारे GDP का सिर्फ 0.8% है। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, हम हमारे पोस्टल सर्विसेज को चलाने के लिए 36,000 करोड़ स्पेंड करते हैं। लेकिन इन पैसों में हमें क्या मिलता है? हमारे फ्रेंडली नेबर चाइना पर नजर रखने के लिए आंखें मिलती है। चाइना को भारत से इतना लगाव है कि अरुणाचल और लद्दाख में वो अपने लोग भेजता रहता है, वहाँ ऐसे सेटलमेंट्स बनाता रहता है और धीरे धीरे
अनियन स्लाइसिंग मेथड से भारत का छोटा छोटा हिस्सा चुराता रहता है। लेकिन इसकी जानकारी इसरो के सैटेलाइट्स हमारे सिक्योरिटी तक पहुंचाते हैं। 10 से Yes. ज्यादा सर्वेलेंस सैटेलाइट्स चाइना के नेवल एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब 2019 में फैनी साइक्लोन आया तब इसरो के सैटेलाइट्स ने ही हमें टाइम रहते हुए वार्निंग्स दी। इन्हीं सैटेलाइट्स की इंफॉर्मेशन की वजह से ओडिशा से 11.5 लाख लोगों को सेफली इवैक्यूएट किया गया। आज ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट में नंबर 1 बन चुका और यूनाइटेड नेशंस भी दूसरे देशों को ओडिशा का डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल सीखने की सलाह देता है। इसरो हमें हमारी ज्योग्राफी स्टडी करके डेटा देता है। इसी डेटा का इस्तेमाल करके हम किसानों को गाइडेंस दे सकते हैं। अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, फ्लड्स की जानकारी एडवांस में हमें मिलने से हम यही बेहतर फायदे प्रिपेयर हैं रह सकते इन हैं चीजों और के। होने वाला नुकसान कम कर सकते हैं। और ये सब हमारे सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल है। इसरो का बजट नासा से 15 गुना कम है और इतने कम बजट में भी इसरो के साइंटिस्ट आपकी और हमारी लाइफ बेहतर बनाते हैं। और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, इसरो फॉरेन देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है और उससे पैसे भी कमाता है। आज तक हमने 28 देशों के लिए इन टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। 28 पूरी दुनिया countries की भारत के satellites टैलेंट और भेज चुके हैं एफिशिएंसी ऊपर। पर इतना विश्वास करती है, ये हमारे लिए गर्व की बात। स्पेस एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पे छुपे रेयर मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि इसरो भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को एक बड़ा बूस्ट मिला है और इसरो कई स्पेस स्टार्टअप्स को एनकरेज और गाइड कर रहा है। क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज एक 13 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में ही 24 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है। अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो हम हर साल हमारे स्पेस बजट से 10 गुना पैसा भारत में ला सकते हैं। और ये बात विक्रम साराभाई जानते थे। He is known as the ये father इस of बंदे ने Indian start space किया था। program। जब नेहरू जी ने विक्रम साराभाई से कहा कि भारत एक गरीब देश, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, हम एक स्पेस प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो साराभाई ने उन्हें कहा कि हम एक गरीब देश हैं, हमारे पास कई सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हमें एक स्पेस प्रोग्राम की जरूरत है। ये विजन ही है जो आज इसरो को नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। जहां बाकी के देश स्पेस का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, हम स्पेस का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको इस वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली थी और हमेशा की तरह इस वीडियो से काफ़ी सारी नई चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली हैं। अच्छा, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी ये कुछ लोगों को समझ आती है और कुछ लोगों को नहीं समझ आती। जो स्टार्ट में क्वेश्चंस इन्होंने पूछे ना कि यार ये चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या ये करना चाहिए, तो मुझे उस टाइम भी लग रहा था कि देखो ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपने अपनी जो बाउंड्री लाइंस होती हैं उनको हर टाइम आप उनको उनके ऊपर नज़र रखने के लिए बंदे लोग वहाँ पर नहीं भेज सकते और हर जगह तक नहीं भेज सकते। तो सैटेलाइट्स ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों को बाउंड्री लाइंस का भी बताती हैं। फिर हमें वो हमारे एग्रीकल्चर वगैरह से रिलेटेड कि बारिशें कौन से इलाकों में होनी है, कौन सी जगहों पे तेज़ होने वाली हैं, कहाँ पर तूफान आने वाले हैं, सैलाब आने वाला है, सैलाब आने तो- वाला है, तो ये सारी चीज़ें हमें सैटेलाइट से ही पता चलती हैं। तो ये काफ़ी इंडिया तो इन चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर चुका है। तो तो पाकिस्तान को भी चाहिए पाकिस्तान को चाहिए करे, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक सिर्फ एक ही सैटेलाइट लॉन्च की थी जो कि चाइना के साथ मिल के की थी, जो कि 2015 में एक्सपायर होगी। अभी तक उसके बाद पाकिस्तान ने कोई भी लॉन्च नहीं की, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, हमारे ज़मीनी मसाइल ख़त्म ही नहीं हो रहे, हमारे लैंड के मसाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे, हमारे पॉलिटिकली मसाइल नहीं ख़त्म हो रहे। तो हम लोग क्यों जाएंगे ऊपर चांद पे और इन चीज़ों पे क्यों जाएंगे? तो हम लोग आप लोगों से कोई 50 से 60 साल पीछे हैं। तो आने वाले टाइम में 50-60 साल बाद हम लोग ये वाले काम करेंगे जो आप लोग कर रहे हैं। तो खैर, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अगर आप लोगों को कोई भी ओपिनियन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह बाय। हाफिज।